क्लास 8 मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज से विकास और ह्रास के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि स्वर्ण युग के समाप्त होने से पहले ही कमजोरी और ह्रास के लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। एक प्रमुख व्यक्तित्व राजशेखर एक बार फिर साहित्यिक पुनर्जागरण होता है। जैसा कि स्वर्ण युग के समाप्त होने से पहले कमजोरी और ह्रास के लक्षण भी प्रकट होते हैं, एक बार फिर से साहित्यिक पुनर्जागरण होता है, जिसके प्रमुख व्यक्तित्व राजशेखर है। 11वीं शताब्दी के आरंभ में एक बार फिर एक दूसरा भोज सामने आता है, जो कि बहुत पराक्रमी और आकर्षक है। उज्जैनी फिर से एक बड़ी राजधानी बनती है। भोज एक बड़ा अद्भुत व्यक्ति था, जिसने अनेक क्षेत्रों में प्रतिष्ठा हासिल की। वह वैयाकरण और कोशकार था, साथ ही उसकी दिलचस्पी भेषज और खगोल शास्त्र में थी। अब बेटा मैं आपको उसके आगे का भाग समझाने जा रही। भोज ने इमारतों का निर्माण कराया और कला एवं साहित्य। अब आइए बेटा पेज नंबर 68 पर। साहित्य का संरक्षण किया। वह स्वयं कवि और लेखक था, जिसके नाम से कई रचनाएं मिलती हैं। उसका नाम महानता, विद्वता और उदारता के प्रतीक के रूप में लोक कथाओं और किस्सों का हिस्सा बन गया। भोज बेटा एक स्वयं कवि भी था और लेखक भी था। उसके नाम से भी कई रचनाएं मिलती हैं। इन तमाम चमकदार टुकड़ों के बावजूद एक भीतरी कमजोरी ने भारत को जकड़ लिया। ये क्लास 8 जो बेटा मैं आपको समझा रही हूँ, ये विकास और ह्रास का ही भाग है, जो मैंने आपको लास्ट में समझाया था। तो इन तमाम चमकदार टुकड़ों के बावजूद एक भीतरी कमजोरी ने भारत को जकड़ रखा है, जिससे उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि उसके रचनात्मक क्रियाकलाप भी प्रभावित होते दिखाई पड़ते। यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चलती रही और इसने दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत को जल्दी प्रभावित किया। वस्तुतः दक्षिण आक्रमणकारियों के लगातार हमलों का मुकाबला करने के दबाव से बचा रहा। उत्तर भारत की अनिश्चित स्थिति से बचाव के लिए बहुत से लेखक, कलाकार और वास्तुशिल्पी दक्षिण में जाकर बस गए। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों ने इन लोगों को रचनात्मक कार्य के लिए ऐसा अवसर दिया होगा जो उन्हें दूसरी जगह नहीं मिला। भारत में बेटा कई चमकदार टुकड़े आए, उसके बाद भी एक भीतरी कमजोरी थी जिसने भारत को जकड़ रखा था, जिससे भारत की राजनीतिक प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि रचनात्मक क्रियाकलाप भी प्रभावित हुए। मतलब एक कमजोरी थी जिसने भारत को अंदर ही अंदर जकड़ लिया था, जो कि यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चलती रही और उसने दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। गरचे उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पर जीवन वहाँ समृद्ध था और वहाँ कई केंद्र सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से सक्रिय थे। हमेशा की तरह बनारस धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था। लंबे समय तक कश्मीर भी बौद्धों और ब्राह्मणों के संस्कृत ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा। भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे। इनमें सबसे प्रसिद्ध नालंदा था, जिसके विद्वानों का पूरे भारत में आदर किया जाता था। यहाँ चीन, जापान और तिब्बत से विद्यार्थी आते थे, बल्कि कोरिया, मंगोलिया और बुखारा से भी। धार्मिक और दार्शनिक विषयों के अलावा दूसरे विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। कला और वास्तुशिल्प के विभाग थे। वैद्यक का विद्यालय था। कृषि विभाग था। डेयरी फार्म था। पशु थे। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार ज्यादातर नालंदा के विद्वानों ने किया। उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। वहाँ जीवन भी समृद्ध था
वहाँ कई केंद्र सांस्कृतिक दार्शनिक दृष्टि से भी बेटा सक्रिय थे। कोरिया, इनमें से प्रसिद्ध भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे। भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे। इनमें से सबसे प्रसिद्ध जो विद्यालय था बेटा वो था नालंदा का, जिसके विद्वानों का पूरे भारत में आदर किया जाता था। नालंदा के जो विद्वान थे उनका आदर पूरे भारत में किया जाता था। यहाँ चीन, जापान, तिब्बत से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। यहाँ पर धार्मिक दार्शनिक विषयों के अतिरिक्त भी अन्य विषयों की भी शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में दी जाती थी। इसके अलावा बिहार में आजकल के भागलपुर के पास विक्रमशिला और काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय थे। गुप्त शासकों के समय, अब आइए बेटा पेज नंबर 69 पर, में उज्जैनी विश्वविद्यालय का उत्कर्ष हुआ। दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय का। नालंदा विश्वविद्यालय के अतिरिक्त बिहार में भागलपुर के पास विक्रमशिला और काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय भी थे। गुप्त शासकों के समय में उज्जैनी विश्वविद्यालय का उत्कर्ष हुआ था और दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय था। ज्यों-ज्यों सहस्त्राब्दी समाप्ति पर आती है, यह सब सभ्यता के तीसरे पहर जैसा लगने लगता है। दक्षिण में अब भी तेजस्विता और शक्ति शेष थी और वह कुछ और शताब्दियों तक बनी रही, पर ऐसा लगता है जैसे हृदय स्तंभित हो चला हो, उनकी धड़कनें मंद होने लगी हों। 8वीं शताब्दी में शंकर के बाद कोई महान दार्शनिक नहीं हुआ। शंकर भी दक्षिण भारतीय थे। ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों का ह्रास होने लगता है और पूजा के विकृत रूप सामने आने लगते हैं, विशेषकर तांत्रिक पूजा और योग पद्धति के भ्रष्ट रूप। जैसे जैसे बेटा शताब्दी समाप्ति पर आने लगी, सब सभ्यता के तीसरे पहर जैसा लगने लगा। हाँ, दक्षिण में अब भी तेजस्विता और शक्ति बची थी और वह कुछ और शताब्दियों तक बनी रही। ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों का ही अब ह्रास होने लगा। पूजा के विकृत रूप अब सामने आने लगे, विशेषकर तांत्रिक पूजा और योग पद्धति के भ्रष्ट रूप सामने आने लगे। साहित्य में भवभूति आखिरी बड़ा विद्वान था। गणित में आखिरी बड़ा नाम भास्कर द्वितीय का है। कला में ईवी हैवेल के अनुसार 7वीं या 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक भारतीय कला का महान युग था। यही समय यूरोप में गाथिक कला के चरम विकास पर था। प्राचीन भारतीय कला की रचनात्मक प्रवृत्ति का ह्रास स्पष्ट रूप में 16वीं शताब्दी में होने लगा। मेरा ख्याल है कि कला के क्षेत्र में भी उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में भी पुरानी परंपरा ज़्यादा लंबे समय तक कायम रही। साहित्य में जो आखिरी बड़ा व्यक्ति था वह था भवभूति। गणित में बेटा आखिरी बड़ा नाम जो था वह था भास्कर द्वितीय का। और कला में ईवी हैवेल के अनुसार 7वीं और 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक भारतीय कला का ही महान युग था। उपनिवेशों में बसने के लिए आखिरी बड़ा दल दक्षिण से 9वीं शताब्दी में गया, लेकिन दक्षिण के चोलवंशी 11वीं शताब्दी में तब तक एक बड़ी समुद्री शक्ति बने रहे जब तक उन्हें श्रीविजय ने परास्त करके उन पर विजय प्राप्त नहीं कर ली। उपनिवेशों में बसने के लिए जो आखिरी बड़ा दल था दक्षिण से 9वीं शताब्दी में गया, लेकिन दक्षिण के चोलवंशी 11वीं शताब्दी में तब तक एक बड़ी समुद्री शक्ति बने रहे। समय के साथ भारत क्रमशः अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को खोता जा रहा था। जैसे जैसे बेटा समय जा रहा था वैसे भारत जो है अपनी प्रतिभा को और जीवन शक्ति को भी खो रहा था। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी और कई सदियों तक चलती रही। इसका आरंभ उत्तर में हुआ और अंत में यह दक्षिण पहुंच गई। इस राजनीतिक पतन और सांस्कृतिक गतिरोध के कारण क्या थे?
राधा कृष्णन का कहना है कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी। समय के साथ साथ भारत भी अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को बेटा खोता गया, और यह प्रक्रिया जो थी बहुत धीमी थी और कई सदियों तक चलती रही। राधा कृष्णन का कहना था कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ ही खो दी। यही यह सही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता खो जाने से सांस्कृतिक ह्रास अनिवार्य रूप से शुरू हो जाता है, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता तभी छिनती। अब आइए बेटा पेज नंबर 70 पर। तभी छीनती है जब उससे पहले किसी तरह का ह्रास शुरू हो जाता है। भारत जैसा विशाल, अति विकसित और अत्यंत सभ्य देश बाह्य आक्रमण के सामने तभी हार मानेगा जब तक यूं भीतर से खुद पतनशील हो या आक्रमणकारी युद्ध कौशल से उससे आगे हो। भीतरी ह्रास भारत में इन 1000 वर्षों के अंत में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यह सही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता खो जाने से सांस्कृतिक ह्रास अनिवार्य रूप से शुरू हो जाता है। जब उससे पहले किसी तरह का ह्रास शुरू हो जाता है। भारत जैसा जो विशाल और विकसित देश है बेटा, भारत क्या है, एक विशाल और विकसित देश है और अत्यंत सभ्य कहा जाने वाला देश है। तो अत्यंत सभ्य देश बाहरी आक्रमणों के सामने तभी हार मानेगा जब वह क्या होगा, जब भीतर से ही वह खोखला हो जाएगा, जब भीतर से ही वह पतनशील हो जाएगा, तभी भारत हार मानेगा। हर सभ्यता के जीवन में ह्रास और विघटन के दौर बार बार आते हैं, पर भारत ने उनसे बचकर नए सिरे से अपना कायाकल्प कर लिया। उसमें एक ऐसा सक्रिय अंतस्थल रहा जो नए संपर्कों से अपने को हमेशा ताजा रूप देकर फिर से अपना विकास करता रहा। कुछ इस रूप में कि अतीत से भिन्न होकर भी उसके साथ गहरा संबंध बना रहा। भारत में हमेशा से व्यवहार में रूढ़िवादिता और विचारों में विस्फोटक का विचित्र संयोग रहा है। हर सभ्यता के भारत में बेटा हर सभ्यता में हर सभ्यता के जीवन में ह्रास और फिर विघटन, मतलब विकास और फिर पतन के दौर बार बार आते रहे, लेकिन भारत उनसे बचकर नए सिरे से उनसे बचता रहा और फिर नए सिरे से अपना कायाकल्प करता रहा। भारत में हमेशा से व्यवहार में रूढ़िवादिता और विचारों की विस्फोटक का विचित्र संयोग रहा है। सभ्यताओं के ध्वस्त होने के हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं। सभ्यताओं के बेटा ध्वस्त हो जाने का हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण यूरोप की प्राचीन सभ्यता का है, जिसका अंत रोम के पतन के साथ ही हुआ। भारतीय सभ्यता का ऐसा नाटकीय अंत न उस समय हुआ और न बाद में, किंतु उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई पड़ता है। भारतीय सभ्यता का जो बेटा ये नाटकीय अंत हुआ, उस समय ना तो उस समय हुआ और ना बाद में, लेकिन उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई पड़ता है। शायद यह भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते हुए कट्टरपन और गैर मिलनसारी का अनिवार्य परिणाम था, जिसे यहाँ की जाति व्यवस्था में देखा जा सकता है। जहाँ भारतीय विदेश चले गए, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में, वहाँ उनकी मानसिकता, रीति रिवाज और अर्थव्यवस्था किसी में इतना कट्टरपन दिखाई नहीं पड़ता। अगले 400-500 वर्ष तक वे इन उपनिवेशों में फले फूले और उन्होंने तेजस्विता और रचनात्मक शक्ति का परिचय दिया। स्वयं भारत में गैर मिलनसारी की भावना ने उनकी रचनात्मकता को नष्ट कर दिया। जीवन निश्चित चौखटों में बट गया, जहां हर आदमी का धंधा स्थायी और नियत हो गया। देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का काम हो गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय वाणिज्य व्यापार को नीची नज़र से देखते थे। नीची जाति वालों को शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित रखा गया और उन्हें अपनी ऊंची जाति के लोगों के अधीन रहना सिखाया गया। ये बेटा क्लास 8, ये जितना बेटा मैंने पैराग्राफ पढ़ाया,
ये आप इस एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिएगा। शायद यह भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते हुए कट्टरपन और गैर मिलनसारी का अनिवार्य परिणाम था। भारत का जो पतन, उत्तरोत्तर पतन दिखाई पड़ता है, तो कहा है कि भारतीय समाज व्यवस्था के जो बढ़ते हुए कट्टरपन था और जो गैर मिलनसारी का अनिवार्य यही परिणाम था, जिसे जहाँ की जाति व्यवस्था में देखा जा सकता है। देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का काम हो गया था। हर आदमी का धंधा स्थायी और नियत हो गया था। ब्राह्मण और क्षत्रिय वाणिज्य व्यापार को नीची नज़र से देखते थे। जो नीची जाति के वाले थे बेटा, उनको शिक्षा से, विकास से वंचित रखा गया, और जो ऊंची जाति के लोग थे, उन नीची जाति वालों को उनके अधीन रहना सिखाया गया। आदि यही सब कारण थे जिससे भारत का जो है उत्तरोत्तर पतन साफ साफ दिखाई पड़ता है। किस तरह से भारत के विकास में कमी आती है, कैसे भारत का पतन होता है, जो भी उसके कारण थे यहाँ पर लेखक ने बेटा स्पष्ट किया। अब आइए पेज नंबर 71 पर। भारत के सामाजिक ढांचे ने भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता दी थी। उसने गुटों को शक्ति दी और उन्हें एकजुट किया, लेकिन यह बात बृहत्तर एकता और विकास के लिए बाधक हुई। इसने दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का विकास किया, लेकिन हमेशा अलग अलग समुदायों के भीतर इस तरह खास ढंग के धंधे पुश्तैनी बन गए और नए ढंग के कामों से बचने और पुरानी लकीर पीटते रहने की प्रवृत्ति पैदा हुई। इससे बड़ी संख्या में लोगों को विकास के अवसरों से वंचित करते हुए उन्हें स्थायी रूप से समाज की सीढ़ी में नीचा दर्जा देकर यह मूल्य चुकाया गया। भारत के सामाजिक ढांचे ने, जो समाज का ढांचा था, सामाजिक सभ्यता को उसने अद्भुत दृढ़ता दी। उसने गुटों की शक्ति दी और उन्हें एकजुट किया, लेकिन यह बात बृहत्तर एकता और विकास के में भी बाधक हुई। इसने क्या किया? दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का विकास किया, लेकिन हमेशा अलग अलग समुदायों के भीतर। इसी कारण हर तरफ ह्रास हुआ। यही कारण था जाति व्यवस्था, अलग अलग समुदायों का अलग अलग व्यापार का विकास किया, दस्तकारी का विकास किया, शिल्प वाणिज्य का विकास किया, लेकिन अलग अलग समुदायों के भीतर। इस तरह खास ढंग के जो धंधे थे वह पुश्तैनी बन गए। ये जो धंधे थे और पुश्तैनी बन गए, इसके अंतर्गत बेटा मैंने आपको पिछले पाठों में भी पढ़ाया था कि कैसे इनके धंधे पुश्तैनी बन गए और नए ढंग के कामों से बचने और पुरानी लकीर को पीटते रहने की प्रवृत्तियां उनमें पैदा हो गई। इससे बड़ी संख्या में लोगों को विकास के अवसरों से भी वंचित कर दिया गया। इसी कारण क्या हुआ? हर तरफ ह्रास हुआ, विचारों में, दर्शन में, राजनीति में, युद्ध की पद्धति में, भी बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी और उसके साथ संपर्क में। साथ ही क्षेत्रीयता के भाव बढ़ने लगे। भारत की अखंडता की अवधारणा के स्थान पर सामंतवाद और गिरोहबंदी की भावनाएं बढ़ने लगीं और अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई। इसके बावजूद जीवनी शक्ति और अद्भुत दृढ़ता बची हुई थी और इसके साथ लचीलापन एवं अपने को ढालने की क्षमता। इसलिए वह बचा रह सका, नए संपर्कों एवं विचारधाराओं का लाभ उठा सका और कुछ दिशाओं में प्रगति भी कर सका। लेकिन यह प्रगति अतीत के बहुत से अवशेषों से जकड़ी रही और बाधित होती रही। किस तरह से बेटा भारत का पतन हुआ, ह्रास हुआ, ये आप फिर से क्लास 8 एक बार पढ़ लीजिएगा। क्लास 8 भारत की खोज, आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक। आज पाठ 4 यहाँ पर बेटा समाप्त हो गया। अब आपको क्या करना है क्लास 8? अब आपको रिवीजन करना है और भारत की खोज पे आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो अभी आप नहीं किए, शेष है। तो कुछ प्रश्नोत्तर बेटा आज आपको करना है और कुछ जो शेष बचेंगे प्रश्नोत्तर वो आपको कल करना है।
तो इस तरह से क्लास 8 आज बेटा आपका जो भी हिंदी पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट भी और फर्स्ट पार्ट भी। अब आपको क्या करना है क्लास 8, अब आपको रिवीजन करना है और भारत की खोज से संबंधित प्रश्नोत्तर करना है।